चलिए बच्चों, तो अब इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं सेल की डिटेल पढ़ने में। सबसे पहला हेडिंग आता है सेल बाउंड्री। ठीक है, और सेल बाउंड्री के दो टाइप से दो इसके पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, इसके क्या फीचर्स है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन और बोल्ड किया है। इट इज लिविंग, ये लिविंग सिस्टम होता है, ये बहुत थिन होती है, बहुत डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी ये रिजिड नहीं है, तो इसका शेप बदल सकता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन से कई चीजें अंदर से बाहर जाती हैं और बाहर से अंदर आती हैं। तो जो भी फॉरेन मटेरियल है, उसमें कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाए और कौन सा नहीं जाए, इस चीज का सिलेक्शन करना और फिर उसको अपने अंदर लेना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही वो अलाउ करती है, परमिशन देती है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स यानी जो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट्स के, वो लिपिड्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एंड लिपिड्स के बने होते हैं और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो तो सिर्फ प्लांट सेल में होगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों सेल्स में मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स डेफिनेट शेप टू दी सेल। ये सेल पे पर्टिकुलर शेप देती है, अदरवाइज सेल का जितना भी कंटेंट है वो सारा बिखर जाएगा। ठीक है, एक बैग की तरह बाउंड करके रखती है। इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, आउटर एक्सटर्नल चीजों को सेल के कंटेंट से अलग रखती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। अगर कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस सेल के ऊपर लगता है तो सेल की ऑर्गेनली सडनली ब्रेक नहीं हो जाती, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन दे रही होती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट पहले ही या दूसरे ही मैकेनिकल स्ट्रेस पर वो मेम्ब्रेन टूट जाए या बस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर का काम करती है, यानी उस मैकेनिकल फोर्स को अप टू सर्टेन एक्सटेंट होल्ड करने की पावर होती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही वो अलाउ करती है अपने में से पास होने में। एंड इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड से कुछ आयन सेल के बाहर जाते हैं और डिफ्यूज होकर कुछ आयंस अंदर आते हैं, तो इन आयंस के मूवमेंट का भी वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इंट्रोडक्शन और इसका फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री पर आते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल, ये जो वॉल है ये प्लांट्स में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्लांट सेल्स हैव रिजिड आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल व्हिच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड प्लांट सेल में एक और लेयरिंग होती है जो कि काफी हार्ड होती है, रिजिड होती है, और क्योंकि वो हार्ड और रिजिड है इसलिए अच्छी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे आप सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल की खास बात है कि ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब कि इसमें से कोई भी अंदर जा सकता है सेल के और कुछ भी बाहर आ सकता है। एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। आपने ऊपर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन वो प्रोटीन और लिपिड की बनती थी, और सेल वॉल किसकी बनती है? ये सेल्यूलोज की बनती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल वॉल पर आते हैं। तो क्योंकि ये हार्ड और रिजिड होती है, क्या हम बोलते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देती है, नो डाउट। इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अगर इन केस किसी भी कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारा पानी सेल के अंदर चला जाता है तो सेल फूल जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि किशमिश को, रेजिन्स को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत ज्यादा एक्सेस स्वेलिंग होने के बाद
सेल बर्स्ट ना हो जाए, इस चीज को रोकने के लिए सेल मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करती है। क्योंकि ये हार्ड है तो नो डाउट इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू दी सेल्स, ठीक है। Because of the cell wall, plant cells can stand greater changes in the surrounding medium than animal cell. तो plant cells में क्योंकि cell wall non living है, dead wall है ये, इस वजह से जो environment में changes होते हैं वो plant cell को बहुत ज्यादा affect नहीं कर पाते, तो plant cell का survival changing environment में better होता है animal cell के comparison में। Now the cell wall protect the cell against pathogen and mechanical injury. Mechanical injury यानी कि कुछ भी चीज आकर के उससे टकराई और उसे फोर्स एक्सर्ट हुआ तो उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। उससे सेल को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये रिजिड मतलब ये हार्ड लेयर है, और पैथोजेंस का मतलब होता है जो भी अटैकिंग वायरस या बैक्टीरियल इंफेक्शंस है, ठीक है। तो जो होस्ट जैसे सेल होस्ट है और उसके ऊपर अटैक हो रहा है तो इस तरह के इंफेक्शंस को या पैथोजेनिक अटैक को वो रोकने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये दो डिटेल पढ़ने के बाद इनको मैंने समराइज कर दिया है, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखो बच्चों, सेल वॉल खाली प्लांट सेल में मिलती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में मिलती है। सेल वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल है, और सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहाँ मिलता है? आउटसाइड द साइटोप्लाज्म मतलब सेल लिक्विड, सेल सेप जिसको कहते हैं, सेल लिक्विड के अराउंड मिलता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है और कंपैरेटिवली थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है यानी इलास्टिक होती है और थिन होती है, काफी थिन होती है। ये नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये भी हमने ऊपर भी कहा था, सेल्यूलोज से बनती है, वेयर एज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे? लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन दोनों के डिफरेंस हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और न्यूक्लियस जो है वो सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ये यूजुअली स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर होता है जो काफी प्रोमिनेंट दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और यूजुअली इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, लेकिन समवॉट ये सेंटर से थोड़ा सा हटकर भी हो सकता है, तो ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते। न्यूक्लियस के बच्चों 4 पार्ट्स हो गए। ये पार्ट्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड में क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें ये जो बाउंड्री दिख रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे से ये पोर्स बने हुए हैं, उसके अंदर लिक्विड जो डॉटेड आपको दिख रहा है वो लिक्विड भरा है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटे से न्यूक्लियर बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो न्यूक्लियोलस है, और जो थ्रेड्स दिख रहे हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर है, डायग्राम में देखिए 2 लेयर्स दिख रही हैं, और ये जो है न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के लिक्विड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है। जो सेल में भरा होता है लिक्विड वो साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस में फिल्ड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन की बाउंड्री क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। It has pores called nuclear pores which allow the transfer of material from inside the nucleus, ठीक है। तो आपने देखिए सरफेस के ऊपर पोर्स दिख रहे हैं जो कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म यानी लिक्विड, तो जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा है, ठीक है, होमोजीनियस यानी हर जगह पर उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी है, ग्रैन्युलर यानी कि छोटे छोटे डॉट्स, ग्रेन्स भी उसके अंदर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, डेंस यानी गाढ़ा, थिक लिक्विड है, फ्लूइड है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। क्रोमैटिन यानी ये जो थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं,
और ये जो बॉल आपको नजर आ रही है न्यूक्लियोलस, ये दोनों इस डेंस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है। देन थर्ड इज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जिसे आप क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जो कि हेरिडिटी के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जिस टाइम डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उस टाइम ये जो थ्रेड, इतना लंबा थ्रेड दिख रहा है, ये कंडेंस हो जाता है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है रॉड लाइक बॉडीज में, ठीक है, उस टाइम जब ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होती है? ये जो बॉल आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रही है, न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियस जैसी बॉल दिखती है, दैट इज न्यूक्लियोलस। और इट इज मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। The nucleolus contains RNA. RNA का फुल फॉर्म इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियोलस में दो चीजें होती हैं, RNA एंड प्रोटीन। और ये जो RNA होता है, इट हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस इन दी साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो ये RNA बॉल न्यूक्लियोलस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी जितना डिटेल पढ़ा उसके बेस पर आप इजीली लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें ये कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट सेल साइकिल। सेल साइकिल का मीनिंग होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और जैसे जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, वो सेल से बाहर जा रहे हैं और फिर से सेल के अंदर नई चीजें बन रही हैं, एक साइकिल चल रहा है। तो पूरा सेल साइकिल का रेगुलेशन न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। Third, it is concerned with the transmission of hereditary traits from parents to offspring. ठीक है, तो ये जो है जो hereditary characters होते हैं, उनको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस हो गए।